अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इससे पहले आप लोगों की कौन सी क्लास होती है? ख़त्म हो जाती है वो? आप सबकी होती है ना बीएलडी? ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल नोट करनी है आपने। बुक्स हैं, नोटबुक्स है ना आप सबके पास? एक एग्जांपल नोट करें, लिख लें। क्लास एग्जांपल 1 लिख लें। चलें, लिखिए एसेट परचेज्ड ऑन 1st January 21। एसेट परचेज्ड ऑन 1st January 21 for rupees 200। Asset purchased on 1st January 2021 for rupees 200. Estimated residual value is rupees 40. Estimated residual value is rupees 40 and useful life is 4 years. And useful life is 4 years. Depreciation method, sum of year digit. Depreciation method, sum of years digit. दोबारा बता देता हूँ। Asset purchased on 1st January 2021 for rupees 200. Estimated residual value is 40 rupees. Useful life is 4 years और depreciation method is sum of years digit. ठीक है। Required है calculate depreciation each year. Calculate depreciation for each year. 4 सालों की depreciation निकाल दिया। आता है, कर लेंगे? करें ट्राई, जल्दी से आंसर बताओ।
जी बच्चों, निकाल लिया आप लोगों ने आंसर? ईयर 1 की क्या है, 2 की, कितने बच्चे हैं जिनका ये आंसर है, हैंड रेज करके बताएं। चलें, गुड। चलो जल्दी से रिवाइज दोबारा से करा देता हूँ। सम ऑफ ईयर्स डिजिट, यूजफुल लाइफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों, 4, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10। कांस्टेंट अमाउंट निकालनी है, उसके बाद वो आती है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। तो कॉस्ट कितनी है, रेसिडुअल वैल्यू, सम ऑफ ईयर डिजिट 16। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 की। उसका फॉर्मूला है डिजिट ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय, तो कांस्टेंट अमाउंट तो 16 है, 16 लिख लेते हैं। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करना है डिजिट ऑफ करंट ईयर से। डिजिट ऑफ करंट ईयर का मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो एसेट की टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल। तो पहले साल के शुरू में एसेट की टोटल यूजफुल लाइफ कितनी बढ़ी हुई है, तो डिजिट ऑफ करंट ईयर क्या आ जाएगा, 4। ईयर 2 के अंदर 1 साल गुजर चुका है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई, 3 के अंदर 1 साल 2 साल गुजर चुके हैं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वो टोटल 4 है, तो 4 में से 2 साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग रह गई। और 4 आखिरी साल में पहले 3 साल गुजर चुके हैं, तो 4 माइनस 3 क्या आंसर आएगा, 1, 1 साल रह गया था। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएंगी। ये है आसान सा सम ऑफ ईयर डिजिट, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल आपको लिखवाता हूँ, नोट करें। आप में से जो बच्चा भी नोट्स बनाता है वो लेक्चर नंबर भी साथ लिख लिया करे, ठीक है। जो आप बैठे हुए और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उससे ये होगा कि कल को आपने जब रिवाइज करना होगा या रिकॉर्डिंग्स भी अगर आपको देखने की ज़रूरत हो, रिवाइज करते वक्त कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन ना समझ आए जो आपने नोट किया हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली पता हो ये कौन सा लेक्चर था, ताकि आप जाकर अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकें। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो फिजिकली भी आ रहे हैं, आप लोगों को तो नहीं ना रिकॉर्डिंग की एक्सेस के है, तो अब वो कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं, जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट मिला, वो कह रहा है सर मैं लैब में बैठ के लेक्चर देख रहा होता हूँ। तो आप में से भी अब ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता आधी क्लास लैब में बैठ के लेक्चर देख रही हो कि यार चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं पढ़ाऊंगा किसको फिर है। तो इसलिए कोशिश करें क्लास में, क्लास के अंदर जो अटेंशन का लेवल है, अटेंटिवनेस का लेवल है, वो कहीं पे भी अचीव नहीं हो सकता, उसका मैच नहीं है, ठीक है। और आपके ऊपर, अपने ऊपर एक चेक रहेगा कि यार मैंने सारी क्लासेस लेनी है, अगर मैं छुट्टी करूंगा तो सर को पता चल जाएगा कि यार आज एब्सेंट है, आज ये नहीं है। मैंने रेहान की जो टी है आपको, उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि देखो कौन से बच्चे क्लास में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। तो अभी क्योंकि पहला वीक है तो मैं इतना ज़्यादा छेड़ नहीं रहा आप लोगों को। ये है कि आप लोगों का होमवर्क, क्लासेस, कितने आप लोग काम करके आते हैं। तो मैंने आपको ना 3 चीज़ें इंश्योर करके अब भेजा है। पहले तो मैं बोलता था कि कर लो कर लो कर लो, बट उसका बहुत सारे बच्चे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते थे कि सर की नरमी का। तो मुझे ना एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर रखना है कि क्लासेस, होमवर्क, टेस्ट में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पीआरसी से कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर ये पीआरसी का लेवल है तो एकदम कैफ का लेवल इधर है, उससे एक स्टेप आगे आपने कंसीडर नहीं करना। तो जो पीआरसी में पोस्ट लगाई है उससे ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है कैफ लेवल में, फिर जाके कैफ पास होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जीरो कॉम्प्रोमाइज़ वाली पॉलिसी पे चलना है। हमने हमने कोई भी तैयारी, अपनी कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, साथ साथ काम करना है। आखिरी महीने वाली गेम ही नहीं है आपसे, ये बात याद रखना। जो बच्चा आखिरी महीने पे डालेगा अपनी तैयारी, वो तो भाई आज मुझसे सुन ले कि भाई उसका पेपर बहुत मुश्किल है पास होना। तो इसलिए साथ साथ तैयारी करनी है आपने, और यही आसान तरीका है सीए का पेपर पास करने का, साथ साथ तैयारी कर लो। अच्छा जी, नोट कर लिया आपने?
एग्जाम्पल 2 लिखें। एसेट परचेज्ड ऑन 1st January 20 asset purchased on 1st January 2020 for rupees 200. Asset purchased for rupees or on 1st January 20 for rupees 200. Residual value rupees 40. Residual value rupees 40. और लिखें एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स। एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स लिख लिया आपने। अब आगे लिखें एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ मशीन। मैं लिख दूं, इस तरह लिख लें, एक्चुअल प्रोडक्शन, इसमें 4 साल लिखें। 2020 में खरीदा ना एसेट, तो इस तरह करके 4 इयर्स लिख लें और यहां पर एक हेडिंग दें, यूनिट्स यानी कि 2020 में हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 2000, 21 में 1200, 22 में 0 और 2023 में 1800। और ये टोटल करें ज़रा, इसको क्या बनता है 5000, वो जो टोटल प्रोडक्शन है। तो 5000 हमारे पास क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। रिक्वायरमेंट मेथड लिखें, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन ईच ईयर। ये कर सकते हैं, चलो करो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? फर्स्ट वाली लाइन दोबारा रिपीट कर दो। एसेट परचेज ऑन 1st January 20 फॉर रुपीज 200। मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एसेट परचेज ऑन 1st January 20 फॉर रुपीज 200, रेसिडुअल वैल्यू 40, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स। और उसके बाद मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ मशीन लिखवाई है इस तरह, 2020 में 2000, 21 में 1200, 22 में 0, 2023 में 1800। और इसके बाद ये नोट करने के बाद आप लिख लें, डेप्रिसिएशन मेथड इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ईच ईयर। रिक्वायरमेंट सेम है, हर साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। हाँ भाई, कर लिए? अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? इसमें सबसे पहले आपने एक स्टेप नंबर 1 जो है उसमें आपने क्या करना है, आपने निकाल लेनी है डेप्रिसिएशन पर यूनिट। एक यूनिट बनाने पे आपका एसेट कितना डेप्रिशिएट करता है ये फाइंड कर लेना आप लोगों ने। उसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू
क्योंकि जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो हमेशा हर डेप्रिशिएबल अमाउंट को हमेशा बांटना है। तो इसलिए यहाँ पे भी पिछले फॉर्मूले में भी क्या था, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। तो असल में कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको बांटना होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू इधर भी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। तो कॉस्ट है हमारे पास कितनी लिखवाई है, रेसिडुअल वैल्यू 40, टोटल प्रोडक्शन कितनी है 5000, 0.032 पर यूनिट। यानी कि एक यूनिट बनाने पे एसिड की वैल्यू में कितना फॉल आता है, 0.032। स्टेप टू में, स्टेप नंबर 2 में आपने डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है, और डेप्रिसिएशन आएगी डेप्रिसिएशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है 2020 की, फिर डेप्रिसिएशन निकालनी है 2021 की, 2022 और डेप्रिसिएशन निकालनी है 2023। तो यहां पर 0.032, 0.032, 0.032 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं 2000, ये जीरो आएगा, फोर कर लेते हैं। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आ गई? अब डेप्रिसिएशन मेथड से मुतालिक एक आखिरी एग्जांपल लिख लें, क्लास एग्जांपल 3 कह लें। लिखें जी, a machine was acquired, a machine was acquired for rupees, a machine was acquired for rupees 75 million and has a life of 48,000 hours. A machine was acquired for rupees 75 million and has a life of 48,000 hours. ठीक है, अब इसके साथ कुछ आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले मैंने क्या बताई है, कॉस्ट कितनी बताई है मशीन की, 75 मिलियन, और मैंने उसकी लाइफ बताई है 48,000। अच्छा, इसमें लिखे, आगे लिखे परचेज डेट 1 जुलाई 2026 लिख लेते हैं, 25 कर लो, और इंस्टॉलेशन
डेट 1 अगस्त 2025। लिखिए डेट। आगे एक और जुमला लिखें इसके बाद। machine was used for 1800 hours. Machine was used for 1800 hours in 2025. Machine was used for 1800 hours in 2025। लिख लिया आपने। रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ 2025। तो 2025 आवर्स हैं 1800 आवर्स, ठीक है ये। और आपके पास रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ 2025, ये रिक्वायरमेंट। ये कर सकते हैं, करो। उसको जरा ध्यान से देखना, परचेज डेट और इंस्टॉलेशन डेट देख लो। तुम लोगों ने किया है, पीआरसी सारे पास करके बैठे हैं, सोच लो कैसे करना है। मैं बता देता हूँ, करा देता हूँ, बट अभी ट्राई तो करो ना। जो समझ आता है, जो आपका वाइल्ड गैस है उसके अकॉर्डिंगली करते। अच्छा, ये ऑब्वियसली यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन मेथड नहीं लिखवाया, पर पता चल रहा है ये मशीन आर मेथड से होना है, ठीक है। क्या आता है आंसर? एक बच्चा बताया जरा। 1 मिलियन, ठीक है। पूरा लिखवा दो, चलो। 1117187 ठीक है। 1171 तक ठीक आना चाहिए, बाकी हो सकता है एंड पे आप लोगों ने कहीं किसी ने राउंड किया हो। अच्छा, दो इख्तिलाफ आ गया उम्मत में। 2 और कोई? अच्छा, ये वाली कितने लोग हैं, हैंड रेस करके बताएं। अच्छा, ये यहाँ पे कोई नहीं है ये? अच्छा जी, ठीक है जी, ये टीम ए है। ये कितने लोग हैं? ये टीम बी है। चलो देखते हैं कौन जीता है। बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस नहीं है ये। हाँ भाई, कोई अपने इस आंसर से रुजू करना चाहता है? ये सही है। और ये यहाँ पे कोई कि ये सही है, देख लो यही सही है। चलो देखते हैं। इसके अंदर ये जो मेथड है ये हमारे पास है मशीन आर मेथड। ये बिल्कुल प्रोडक्शन यूनिट मेथड जैसा ही होता है। प्रोडक्शन यूनिट्स की जगह हम आर्स कंसीडर कर लेंगे और कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 ये होगा। स्टेप नंबर 1 हम कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रीसिएशन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में एसेट कितना डेप्रिशिएट करता है। तो उसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, यानी कि टोटल उसकी जो लाइफ है आवर्स में। तो कॉस्ट है 75 मिलियन और यूज रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो 0 होगी।
ना भी लिखें तब भी ठीक है। टोटल आवर्स कितने? 48,000 आवर्स। तो डेप्रिसिएशन पर आवर कितनी बनी? 15 सही है। चलो शुक्र है लिख ली मैंने। पर आवर यहां तक किसी का कोई इख्तलाफ तो नहीं है? यहां तक सबका ये कुछ हो सकता? 156 मिलियन में 6 जीरो ही लगाया मैंने तो। अच्छा चलो देख के भाई, जीरो की बड़ी अहमियत है। सीए की सैलरी में से एक जीरो कम हो जाए या सारे ही दौड़ जाए, कोई भी ना आए सीए करने। अच्छा चलो स्टेप 2 हम निकालेंगे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। वो आएगी डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रीसिएशन पर आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स, उस साल के जो आवर्स होंगे। तो डेप्रिसिएशन आर पर आर है 1562.5 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे काम किए? अच्छा ये किसने अक्लमंदी की है वो मुझे बताए, जिसने इसको मल्टीप्लाई किया है 5/12 से। ये नहीं करना, ये यहां नहीं करना। ये जो है ना 5/12, ये टाइम देखो आपने मंथ्स को एलोकेट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ या स्ट्रेट लाइन मेथड में हो सकता है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। एक बात याद रखना, इन दोनों मेथड्स के अलावा कहीं पे भी टाइम फ्रैक्शन नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसकी रीजन ये है कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में जो लाइफ होती है ना, वो वक्त के गुजरने के ऊपर बेस्ड होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी जो लाइफ ऑफ एसेट है, डेप्रिसिएशन जो है, सॉरी डेप्रिसिएशन वक्त के गुजरने पे बेस है। कितना अरसा गुजर गया उस बेस पे डेप्रिसिएशन होती है। 2 साल, 5 साल। यूजफुल लाइफ हमेशा किसमें होती है? स्ट्रेट लाइन मेथड या रेजिड्यू, उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ जो होती है नंबर ऑफ ईयर्स में होती है यूजफुल लाइफ। इन मेथड्स में प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो जाए या ये हो जाए डेप्रिसिएशन पर आवर, लाइफ कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स की बेस पे होती ही नहीं है। लाइफ होती है यूजेज मेथड पे, कितनी देर उससे कितने प्रोडक्ट्स निकाले, उससे कितने घंटे इस्तेमाल किया। तो अगर मशीन आर मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इस यूनिट, अब इस मशीन से कितने यूनिट्स बनाए ये रेलिवेंट है। अगर मशीन आर मेथड यूज कर रहे हो तो मशीन कितने घंटे चली ये रेलिवेंट है। मशीन से कितने यूनिट्स बनाए ये रेलिवेंट नहीं है। ऐसे ही है। हाँ ना तो कर दो। इसीलिए यहां पर कितना टाइम लगा मशीन को कितने यूनिट्स बनाने पे, वो टाइम है रेलिवेंट चीज है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, टाइम है रेलिवेंट चीज है। तो ये क्या है 5/12, ये आपने टाइम फ्रैक्शन किया। इसको नहीं करना। हमने 1800 घंटे मशीन चलाई है, ऑब्वियसली जब इंस्टॉल हो गई वो 5 महीनों में चलाई होगी 1800 घंटे। तो हमने सिंपल क्या करना है, 1800 घंटे मशीन इस्तेमाल हुई है तो 1800 घंटे की डेप्रिसिएशन लेनी है। अब वो 1800 घंटे बेशक 12 महीने में चले, बेशक 5 महीने में चले, बेशक 1 महीने में चल जाए, ये इररेलेवेंट है। हमने देखना उस साल में कितने महीने मशीन चली है। तो उस साल में मशीन 1800 घंटे चली है और 1 घंटे में मशीन की वैल्यू गिरती है 1562.5 और 1800 घंटे मशीन चली तो कितनी वैल्यू? सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। टाइम फ्रैक्शन से यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना। ये मैंने क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। और ये एग्जामिनर भी आपका करेगा, तो आपने बातों में नहीं आना किसी के। आपने कॉन्सेप्चुअली अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। देखो अब आंसर बताओ। 2812,500। तो इसका मतलब है टीम बी जीत गई है। चलें जी।
अच्छा बच्चों, अब अपने नोट्स पे आ जाओ। ये जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं इन पे आ जाओ वापस। इसके पेज नंबर 5 पे आ जाओ, अपने नोट्स के पेज नंबर 5 पे आ जाओ। लिखा हुआ डेप्रिसिएशन पॉलिसी इन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने जानबूझ के लिखा है डेप्रिसिएशन। यहाँ पे पॉलिसीज दो हैं, फुल ईयर बेसिस और मंथली बेसिस। ये जो पॉलिसीज होती है ना, ये किसके लिए? सिर्फ दो मेथड्स के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बाकी मेथड्स को इग्नोर कर दो अभी। इन दो मेथड्स में ये पॉलिसी, आप जितनी बातें पढ़ रहे हैं ना डेप्रिसिएशन पॉलिसी के मुतालिक, ये सिर्फ दो मेथड्स में होंगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो आपने पढ़ी हुई है, फुल ईयर बेसिस या टाइम बेसिस पॉलिसी। ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड के लिए नहीं है, ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के लिए नहीं है, ये मशीन आर मेथड के लिए नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए ये पॉलिसीज हैं, ये याद रखनी है बात। तो पॉलिसी दो होती है। पहली पॉलिसी है फुल ईयर बेसिस। फुल ईयर बेसिस का क्या रूल है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर इन विच एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। जिस साल में एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज है, उस साल में उस एसेट की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और नो डेप्रिसिएशन इन विच द एसेट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज। और जिस साल एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, उस साल में कोई भी आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। और मंथली बेसिस में क्या होता है ये देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स द एसेट इज यूज्ड इन अ ईयर। डेप्रिसिएशन उन महीनों के लिए चार्ज की जाएगी जिन महीनों में एसेट आपने इस्तेमाल किए। Depreciation starts when the asset is available for use and not at the time when it is actually used. Depreciation तब स्टार्ट होगी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, ना कि तब जब एसेट को असल में इस्तेमाल किए। सारी बातें भी पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन एग्जांपल्स में हम इसको देखेंगे। और डेप्रिसिएशन शेल स्टॉप, डेप्रिसिएशन रोक देंगे व्हेन द एसेट इज फुली डेप्रिशिएटेड और डिस्पोज्ड। जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया या उस एसेट को हमने बेच दिया, तो एसेट के ऊपर क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन रोक देंगे। यह है मंथली बेसिस। क्या रह गया? रिमोट ले लो, नहीं पड़ा इधर। अच्छा भाई, एग्जाम्पल लिखे अपने पास। क्या लिखें? क्लास एग्जाम्पल 4 लिखें। ठीक है जी, क्लास एग्जाम्पल 4 देखिए। अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। एसेट परचेज्ड ऑन 1 सितंबर
26, asset purchased on 1st September 26 for rupees 120. Asset purchased on 1st September 2026 for rupees 120. Depreciation rate 10%. लिखिए, आगे लिखिए, on 1st March 2028, on 1st March 2028, the asset was sold. On 1st March 2028, the asset was sold. 1st March 2028 को एसेट बेच दिया. रिक्वायरमेंट लिखें, डेप्रिसिएशन ऑफ 2026, 27 and 2028 under depreciation of 2026, 2027, 2028 under A लिखें, A ऑप्शन लिखें, full year basis, full year basis और बी ऑप्शन लिख लें, टाइम बेसिस. बी ऑप्शन लिख लें, टाइम बेसिस. टाइम बेसिस, मंथली बेसिस, प्रो रेटा बेसिस, ये तीनों एक ही मतलब है इनके. ठीक है, मैं दोबारा जल्दी से सवाल रिपीट कर देता हूँ. अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, एसेट परचेज ऑन 1st September 26 फॉर रुपीज 120, depreciation rate 10%. On 1st March 28, the asset was sold. Required है हमसे depreciation of 2026, 2027 and 2028. Under A है full year basis और B है time basis. ठीक है, मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड कर लो. डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन. अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो ना तो आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड एज्यूम करके सवाल कर देना. अच्छा, फुल ईयर बेसिस का क्या रूल है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन विच द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. तो एसेट हमने 2026 में खरीदा है और तो 2026 में पूरी साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी. 2027 में भी एसेट हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज रहा है, बट 2028 में भी क्या पूरा साल एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहा है? ठीक है, एसेट उस साल में अवेलेबल फॉर यूज रहा, उस साल के किसी एक महीने में भी अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो उस साल में अवेलेबल फॉर यूज तो रहा है ना. मेरा सवाल ये है बस. 2020 28 में भी अवेलेबल फॉर यूज रहा है, 29 में भी रहा है. सॉरी, 28 में, 26 में रहा है, 27 में रहा है, बट 28 में हमने डिस्पोज कर दिया. अच्छा, ये लाइन आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी तो इसको ऐसे कर ले, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर व्हेन द एसेट इज सोल्ड. ऐसे कर ले, क्योंकि नॉट अवेलेबल फॉर कुछ मास तो रहा ना फिर भी उसमें भी. तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन विच एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जिस दिन एसेट, जिस साल में एसेट खरीदा है या अवेलेबल फॉर यूज रहा है उस साल में, उस साल की फुल ईयर डेप्रिसिएशन होती है. जिस साल एसेट अपने पास से आपने डिस्पोज कर दिया उस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते फुल ईयर बेसिस में. ये उसूल याद रखना. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन पे रेट आता है ना. स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन पे रेट, डेप्रिसिएशन आती है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट करके, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन आती है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करके. ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कॉस्ट होती है.
अच्छा, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कॉस्ट के इक्वल। सुन ले ये बात क्लियर कर लो। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई सबको। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन आती है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट करके। रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन आती है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करके। तो क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? इसमें डिफरेंस क्या है सुन लो। जब जो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू होती है ना, वो पहले साल की सिर्फ इक्वल टू कॉस्ट होगी, हर साल नहीं होगी ऐसे। हम्म, तो पहले वाली ईयर में सेम ही होगी। हाँ ठीक है। हाँ कॉस्ट के साथ करें, ठीक है, याद रखिएगा जी। फुल ईयर बेसिस पढ़ रहे हैं ना अभी, टाइम बेसिस में 4 महीने की करेंगे। फुल ईयर बेसिस पढ़ रहे हैं। मैंने क्या लिखवाया सवाल, हमने डेप्रिसिएशन दोनों तरीकों से कैलकुलेट करनी है तीनों सालों की। पहले है फुल ईयर बेसिस, ए ऑप्शन है फुल ईयर बेसिस पॉलिसी होगी तब कैसे करेंगे, बी है टाइम बेसिस। अभी फुल ईयर बेसिस सीख रहे हैं कि फुल ईयर बेसिस में कैसे निकालेंगे। अगर सवाल आ जाए पेपर में और उसमें लिखा हो फुल ईयर बेसिस पॉलिसी, फिर क्या करेंगे ये सीख लें। तो फुल ईयर बेसिस का उसूल ये है कि जिस साल एसेट खरीदा उस साल पूरी डेप्रिसिएशन, जिस साल एसेट बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अच्छा भाई जी, हाँ उस ईयर में नहीं। अच्छा अब देखो, डेप्रिसिएशन मैं निकाल लेता हूं, कब बाय किया ये हमने। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन इसी तरह आती है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो डेप्रिसिएशन 2026 की आएगी, कॉस्ट कितनी है एसेट की 120,000 और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, कितनी आ गई 12। डेप्रिसिएशन 2027 की कॉस्ट कितनी है 120, कॉस्ट बेशक 10 साल बाद भी कॉस्ट तो 120 रहेगी ना, मल्टीप्लाई बाय 10% 12। और डेप्रिसिएशन 2028 की नहीं कैलकुलेट करनी, जीरो आएगी। ये मतलब है इसका। अच्छा क्यों, क्योंकि इधर थोड़ा सा यूज तो किया है एसेट, फिर क्यों डेप्रिसिएशन जीरो। तो भाई यहाँ पे भी तो पूरी ले ली थी एक साल की, हालांकि कुछ अरसा यूज नहीं किया था। तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए जिस साल के कुछ पोर्शन में एसेट खरीदा होता है उस साल पूरी डेप्रिसिएशन है, जिस साल एसेट आप अपने पास से डिस्पोज कर दोगे उस साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये कहां पर होगा, फुल ईयर बेसिस में। फुल ईयर बेसिस में पता चले मैं टाइम बेसिस पढ़ाऊं आपको सर, पहले तो आपने कहा था कि पूरे साल की होगी, अब आप कह रहे नहीं। तो भाई फुल ईयर बेसिस है। अब टाइम बेसिस या मंथली बेसिस या जिसको प्रोरेटा बेसिस कहते हैं उस पे आते हैं। उसमें क्या होगा, टाइम बेसिस में क्या होगा, या मंथली बेसिस कह ले, या एक और नाम इसका यूज होता है प्रोरेटा बेसिस। अच्छा इसके अंदर डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, याद रखना कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। जो भी डेप्रिसिएशन का बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा। इसके बाद एक और से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं टाइम फ्रैक्शन। क्यों करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट एक साल की आती है, यानी कि ये जो रेट होते हैं डेप्रिसिएशन के, या कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करके भी जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक साल की आती है, पूरे एक साल की आती है। अब बात याद रखना, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही है। तो उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 12 करते हैं ताकि वो पर मंथ बन जाए, और मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स जो एसेट आपने यूज किया, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम फ्रैक्शन से, नंबर मैं पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ मंथ द एसेट
is available for use, वो नंबर ऑफ मंथ्स एसेट जितने एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज रहा उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो, ये टाइम फ्रैक्शन बन जाती है। तो अब अगर मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है 2026 की, तो मैं कहूंगा 120 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये तो पूरे साल की आ जाएगी डेप्रिसिएशन। जैसे यहाँ पे हमने 12 ही ली, क्योंकि यहाँ पे हमने फुल ईयर बेसिस पे चल रहे थे, तो पूरे साल की ले ली 12, बट यहाँ पूरे साल की डेप्रिसिएशन 12 है, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ बन जाएगी। और कितने महीने हमने एसिड इस्तेमाल किए, 4 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगी। डेप्रिसिएशन 2027 में आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने इस्तेमाल किया होगा, पूरे 12 महीने, 12 बाय 12 ही बन जाएगी। और 2028 में 0 कर दें, सोचो कितने साल इस्तेमाल किए, 2 मंथ्स, क्योंकि 1 मार्च को बेच दिया, तो 2028 में जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीने, 10 महीने नहीं कर देने, मार्च से आगे नहीं गिनने। जिस साल खरीदा है उस दिन खरीदने से ईयर एंड तक गिने थे मंथ्स। अब जिस साल बेचे उस साल, और कॉमन सेंस भी तो है ना हमारे पास, सारी चीजें मैंने तो नहीं सिखाई, तो जिस साल बेचे है उस साल के शुरू से लेके जिस दिन बेचा उस दिन तक के मंथ्स काउंट करने हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी 2 महीने इस्तेमाल हुए ऐसे, तो इंटू 2/12 2 आंसर आ जाएगा। यहां तक आप में से किसी का कोई सवाल? अच्छा बच्चे, दोबारा नोट्स पे आ जाओ, नोट कर लिए? तो फुल ईयर बेसिस, मंथली बेसिस समझ आ गया आपको? अवेलेबल फॉर यूज, चलो अवेलेबल फॉर यूज पे करते हैं डिस्कशन, रुक जाओ। इसके बाद मंथली बेसिस के अंदर ना एक और बात लिखी हुई है, अगर आप देखें सेकंड पैराग्राफ में, मंथली बेसिस की हेडिंग के नीचे सेकंड पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, इफ एसेट इज यूज्ड एटलीस्ट 15 डेज इन अ मंथ, अगर एसेट कम से कम 15 दिन किसी महीने में इस्तेमाल हो जाए, इट शेल बी कंसिडर्ड एसेट इज यूज्ड फॉर द होल मंथ, तो पूरा महीना गिन लेंगे। अगर किसी महीने में एसेट 15 दिन भी इस्तेमाल हो जाए तो पूरा महीना काउंट कर लेंगे, और अगर 10 दिन इस्तेमाल हो, 12 दिन इस्तेमाल हो, तो उस महीने को काउंट नहीं करना, उस मंथ को काउंट नहीं करना, बस ये उसूल याद रखना। यानी कि मंथ वाइज ही चलना, हमेशा डेज पे नहीं चले जाना। पता चले जी आप डेज कैलकुलेट करने बैठे हुए पेपर के अंदर, उंगलियों पे गिन रहे हैं, डिवाइडेड बाय 365 करके कर रहे हैं, ये काम नहीं करने हैं आपने इतने कॉम्प्लिकेट। बस अगर आप देख लें कोई भी डेट हो, अगर बीच की डेट आ गई या मिड डेट आ गई, जैसे मैंने तो यहाँ पे सिंपल रखा ना
1 जनवरी लिख दिया या इस तरह करके 1 अगस्त लिख दिया, 1 जुलाई लिख दिया तो आसान था। बट अगर आ जाती डेट 20 जुलाई तो फिर आपने देखना है क्या एसेट उस महीने में कम से कम 15 दिन इस्तेमाल हुआ है। अगर तो हुआ है तो उस महीने को गिन लो, अगर नहीं हुआ तो उस महीने को काउंट ना करो। सिंपल याद रखिएगा। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इन टाइम बेसिस ये वैसे हमने कर ली है, बट डेप्रिसिएशन जो भी डेप्रिसिएशन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है n बाय 12, यानी कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ मंथ द एसेट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन द ईयर। जो भी जिस तरह भी डेप्रिसिएशन आती है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड किया है ना, जो भी जिस तरह भी डेप्रिसिएशन आती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय n बाय 12 कर देना आपने। अच्छा, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन खामोश है, बताया ही नहीं हुआ फुल ईयर बेसिस है या मंथली बेसिस है, तो फिर हमेशा क्या असम्पशन लेनी है, मंथली बेसिस की लेनी है। ठीक है जी। फिर अगला सवाल है आइडल एसेट्स पे। आइडल एसेट्स का मतलब ये होता है ऐसे एसेट जो बेकार पड़ा। अब ये बात याद रखना, बार बार मैं बात रिपीट करूं, ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। ये सारी पॉलिसी की बातें किन मेथड्स के लिए चल रही हैं? इसके अलावा किसी मेथड पे ये साइंस नहीं लगानी, ये साइंस सिर्फ इधर है। डेप्रिसिएशन शैल आल्सो बी चार्ज्ड ऑन आइडल एसेट्स। एक एसेट आइडल पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, याद रखना। जैसे अगर एसी है वो आइडल पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, बंद है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। जरूरी नहीं है एसेट को इस्तेमाल करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट अवेलेबल फॉर, एसेट को ऊपर डेप्रिसिएशन की शर्त यह है कि वो अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। अवेलेबल फॉर यूज का मतलब ये होता है इस्तेमाल करने के लिए रेडी होना चाहिए। इस्तेमाल किया नहीं किया ये इररेलेवेंट है, इस्तेमाल करने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा भाई, उसके बाद अगली बात है डेप्रिसिएशन कैन बी जीरो इन द फॉलोइंग केसेस। डेप्रिसिएशन कुछ केसेस में जीरो हो सकती है। कहते हैं कि अगर तो यूजेज मेथड है और कोई प्रोडक्शन नहीं की, अगर एक साल में आप यूजेज मेथड फॉलो करते हैं, यूजेज मेथड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन यूनिट मेथड या मशीन आर मेथड, यानी कि मशीन कितनी यूज हो रही है उस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और किसी साल आपने मशीन किसी घंटे इस्तेमाल नहीं की, उस पूरे साल में मशीन 0 आवर्स इस्तेमाल हुई है या यूनिट ही नहीं बनाया पूरा साल, इस केस में डेप्रिसिएशन 0 हो सकती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल की थी, उसमें 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे एक साल में, तो उसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन भी क्या आ गई थी, 0 हो गई थी। तो डेप्रिसिएशन 0 हो सकती है कब? अगर यूजेज मेथड होगा और कोई प्रोडक्शन ना हो उस साल में, तो डेप्रिसिएशन 0 हो सकती है। नंबर 2, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स स्टिल इन यूज। अगर एक एसेट हमारे पास है, हमने उसकी यूजफुल लाइफ रखी 4 साल, ठीक है जी। एक एसेट था 100 रुपए का खरीदा हमने यूजफुल लाइफ रखी उसकी 4 इयर्स। तो हमने कहा भाई पहला साल उसकी 20 आ गई डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 20 आ गई, सॉरी 25 आ गई, 25 आ गई, तीसरे साल 25 आ गई, चौथे साल कितनी आ गई? अब 25 25 25 25 कितना हो गया? 4 साल बाद ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने 5वें साल भी उस एसेट को इस्तेमाल कर लिया, तो करने को कर सकते हैं। आप एक चीज फोन खरीदते हैं, आप कहते हैं मैं इसको 4 साल इस्तेमाल करूंगा, 4 साल इस्तेमाल किया आपने, 4 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, 5वें साल आपने नहीं बेचा, नहीं चेंज किया, चलाई जा रहे हैं, तो अब क्या करें? गोली मार दें आपको? क्यों चला रहे हो? तो चला रहे तो इस तरह बिजनेस में भी होते हैं एसेट जो फुली डेप्रिशिएट हो जाते हैं, बट फिर भी बिजनेस उसको क्या कर रहा होता है? चला रहा होता है। तो ऐसे एसेट अब 5वें साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर देंगे इस पे, 6ठे साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपया जितना आपने एसेट की वैल्यू बनाई थी, पूरे एसेट की वैल्यू 0 कर दी है।
डेप्रिसिएशन से क्या होता है बच्चों, ये आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री ये होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, और एसेट की वैल्यू कम होती है, क्रेडिट होती है, ये पता है ना आपको। तो 100 में से 25 निकाल दिया, फिर 25 निकाला, फिर 25 निकाला, फिर 25 निकाला, एसेट जीरो हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद 25 कहां से निकालेंगे, एक गिलास में पानी था, ये देखो मैंने सारा पी लिया, मैं इसमें से कहां से पानी पीऊं, और ठीक है, तो नेगेटिव नहीं ना जा सकता। तो इसीलिए अगर एक एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया तो उस एसेट की वैल्यू जीरो हो चुकी हुई है, सारी अमाउंट आप एसेट से निकाल के एक्सपेंस में ले चुके हैं, लेके जा चुके हैं, तो मजीद आप एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, एसेट नेगेटिव में लेके जाए जा रहे हैं आप और एक्सपेंस बनाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं आपने, ठीक है। तो फुली डेप्रिसिएटेड एसेट अगर आपके इस्तेमाल में भी है तब भी उसको आप डेप्रिशिएट नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन जीरो आएगी, यानी कि उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हमेशा फिर जीरो आती जाएगी। और तीसरी सिचुएशन जहां पर आपकी रेसिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से एक्सीड कर जाए। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, नेट बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट का मतलब एसेट के कॉन्टेक्स्ट में नेट बुक वैल्यू होता है। तो नेट बुक वैल्यू से अगर रेसिडुअल वैल्यू बढ़ जाए तो भी डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट ही नहीं है ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी तो डेप्रिसिएशन आएगी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ही खत्म हो जाए और रेसिडुअल वैल्यू नेट बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो भी आप एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड कैरिंग अमाउंट। अच्छा, ये पॉइंट एसेट के पहले साल में नहीं होगा, पहले साल में मुश्किल है होना कि आपके एसेट की जो कॉस्ट है रेसिडुअल वैल्यू से एक्सीड कर जाए, पहले साल में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपने एक अंदाजा लगाया रेसिडुअल वैल्यू का कि यार इतनी होगी और आपने चार्ज किया। अब रेसिडुअल वैल्यू का एक असूल ये भी होता था कि आपने यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू को हर अकाउंटिंग पीरियड एंड पे रिव्यू करना है। ये आप लोगों ने, मैंने पढ़ा होगा पीआरसी के अंदर कि ये ड्यूटी होती है मैनेजमेंट की कि उसने हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, जब हमने चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू और चेंज इन यूजफुल लाइफ का एरिया आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ये ड्यूटी होती है कि हर अकाउंटिंग पीरियड एंड पे यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू को रिव्यू करना है, और अगर उसमें सिग्निफिकेंट चेंज है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है 10% से ज्यादा कम से कम चेंज आ जाए, तो उसको क्या कर देना होता है, अपडेट कर देना होता है। तो आपकी एसेट्स की नेटबुक वैल्यू चल रही है, लेट सपोज किताबों में नेटबुक वैल्यू आ रही है 7000, एसेट की नेटबुक वैल्यू आ रही है, आपने रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट किया और रेसिडुअल वैल्यू अब आपको पता चला कुछ भी हो गया, उस एसेट की वैल्यू ज्यादा हो गई, वैल्यू ज्यादा होकर उसकी चली गई रेसिडुअल वैल्यू 7500, तो अब आप एसेट डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो रेसिडुअल वैल्यू अगर नेटबुक वैल्यू से बढ़ जाए, यानी कि कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाए, तो एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट की जैसे ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होती है, तो जो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएशन की वजह से कम होती है। तो अगर वैल्यू ही ज्यादा है, एसेट की वैल्यू ही ज्यादा है, रेसिडुअल वैल्यू यानी कि ईयर एंड पे जो एसेट की वैल्यू बनी है आज जो वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है, तो किस चीज को कम करें, डेप्रिसिएशन चार्ज इसलिए करते हैं ताकि नेटबुक वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम करके ईयर एंड तक रेसिडुअल वैल्यू पे ले आए। तो अगर रेसिडुअल वैल्यू ही नेटबुक वैल्यू से बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मकसद ही फौत हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया सब। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू लैंड। लैंड बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है फ्री होल्ड लैंड और एक होता है लीज होल्ड लैंड। फ्री होल्ड और लीज होल्ड। लीज होल्ड लैंड क्या होता है, ऐसा लैंड जो हमने लीज पे लिए, इसे कहते हैं लीज होल्ड। जमीन लीज पे भी मिलती है ना, ठीक है। तो लैंड दो तरह का होगा, लीज होल्ड और इसका ऑपोजिट बन गया फ्री होल्ड, यानी कि जो जिसके ऊपर पूरा हमारा कब्जा है। लीज होल्ड जो लीज पे लैंड लिया, फ्री होल्ड यानी कि वो लैंड जिसके ऊपर पूरा हमारा कब्जा है, वो होता है फ्री होल्ड लैंड। इसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, इसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। लीज होल्ड लैंड पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। बट लीज होल्ड लैंड जो होता है ना, अक्सर
उस लीज होल्ड लैंड के ऊपर अक्सर औकात हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, सुनो। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट अलग है। पहले लीज होल्ड लैंड इज डेप्रिशिएटेड, इंप्रूवमेंट वाला बाद में करते हैं। अच्छा, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अच्छा, लीज होल्ड लैंड का मतलब क्या है, हमने एक लैंड बाय की है, ठीक है, लैंड ऑन लीज ली है 1 जनवरी 21 को फॉर रुपीज, कितना कर लें, 100 मिलियन कर लेते हैं। हमने एक लैंड लीज पे ले लिया 1 जनवरी 21 को और फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए ले लिया। एक लैंड लिया हमने, कितने पैसे दिए, 100 मिलियन। लैंड हमें मिल गया, कितनी देर के लिए मिला है, 5 साल बाद लैंड हमें वापस करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर हमें पता है कि ये 100 मिलियन हमें कितनी देर के लिए फायदा देगा, 5 साल फायदा देगा, ठीक है जी। यहां पर जब फ्री होल्ड लैंड होता है ना, इसके बारे में हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कितनी देर फायदा देगा। हमारा लैंड है, हम जितना मर्जी फायदा लें, बट यहां पर हमारे पास लिमिट लग गई कि हम कितनी देर फायदा ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है लीज का, 5 साल बाद हमें जमीन वापस करनी पड़ जानी है। तो इस केस में क्या होगा, हमें एग्जैक्टली पता है कि ये 100 मिलियन हमें सिर्फ 5 सालों का फायदा दे रहा है, तो हम 5 साल का एक्सपेंस बना सकते हैं। फ्री होल्ड लैंड में अगर आप यही लैंड फ्री होल्ड में 100 मिलियन का खरीदते तो आपको पता नहीं आप कितनी देर उससे फायदा ले सकते हैं, लेते रहे अपनी तरफ से जितने मर्जी साल लेते रहे। तो इसलिए वहां पर आप क्या करते हो, उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। बट फ्री होल्ड लैंड में हमें एग्जैक्टली पता, हमें ये लैंड, ये जो पेमेंट की है हमने 100 मिलियन की, ये सिर्फ 5 साल का फायदा देगी, तो यहां पर लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यहां पर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 20 मिलियन हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5 सालों में, 20 करके। और उस 100 मिलियन की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, बना देंगे, एक्सपेंस में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझो, डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी चार्ज ऑन फ्री होल्ड लैंड, मगर लीज होल्ड लैंड इज डेप्रिशिएटेड ओवर द लीज टाइम, लीज टर्म या लीज टाइम। हम देखेंगे टोटल लीज पेमेंट्स कितनी बन रही हैं, हाँ, टोटल जितनी लीज की पेमेंट की है उस लैंड की। अच्छा, अगला पॉइंट ये है, लैंड इंप्रूवमेंट्स आर डेप्रिशिएटेड। लैंड के ऊपर जो इंप्रूवमेंट्स की गई हैं उनको डेप्रिशिएट करेंगे। अब ये लीज होल्ड के ऊपर भी हो सकता है, फ्री होल्ड के ऊपर भी हो सकता है। लैंड इंप्रूवमेंट समझ लो, आपने देखा आजकल ये जिन लोगों के पास जमीनें थी, खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने वो प्ले एरिया बना लिए हैं, पैडल का कोर्ट बना लिया है, क्रिकेट का वो बना लिया है, फुटसॉल का बना लिया है। खाली प्लॉट पड़ा होता था लोगों का, वो कहते थे बेकार ही पड़ा होता था, उन्होंने देखा यार आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, साथ वो कोर्ट्स वगैरह बना लिए खेलने के लिए, और साथ में थोड़ी सी एक कैंटीन शंटीन लगा ली। तो ये होती है लैंड इंप्रूवमेंट। लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, बट लैंड के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट की है, उसके ऊपर पैसे लगाए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, क्रिकेट ग्राउंड बना लिया,
तो अब वो जो क्रिकेट ग्राउंड बनाने के ऊपर, उसके ऊपर कारपेट लगा होगा सारा, उसका नेट लगा होगा, ये क्या है, इसे कहेंगे लैंड इम्प्रूवमेंट। बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे ना उसको, उसको बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, कोई पैडल का कोर्ट बन गया उसको बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, बट उसको क्या कहेंगे, लैंड इम्प्रूवमेंट। अब उसकी तो ऑब्वियसली लैंड की तो इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, नहीं पता, बट उसकी तो एक यूजफुल लाइफ होगी ना, जाहिर सी बात है, एक मटेरियल चीज है, उसकी एक यूजफुल लाइफ होगी। तो वो जो लैंड इंप्रूवमेंट पे खर्चा आएगा उसको डेप्रिशिएट करना है। जैसे लोगों का खाली प्लॉट होता है, लोग वहां पे क्या करते हैं, पार्किंग स्टैंड बना लेते हैं। तो पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए उन्होंने एक कैबिन लगाया, ठीक है, और वो लगा लिया, वो जो एक क्या, लाइट्स वगैरह लगा ली, और उसके बाद जो है कुछ थोड़ा सा फर्श भी पक्का करा लिया। तो ये चीजें जो होती हैं इन्हें कहते हैं लैंड इंप्रूवमेंट। तो लैंड के ऊपर इस तरह का अगर आपने काम कराया है, इसको डेप्रिशिएट कर देंगे जितनी उसकी लाइफ होगी, ठीक है जी। तो लैंड इंप्रूवमेंट्स आर डेप्रिशिएटेड, जैसे यहां पे लिखा हुआ पार्किंग लॉट्स, लैंडस्केपिंग एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, काफी है आज के लिए। आप लोग ख्याल रखें अपना।